हर व्यक्ति कर सकता है। जहां संकल्प होता है वहां राह निकल आती है। धन्यवाद। hindyaudiobook.com। अध्याय 9। बेबिलास के मृदा पत्र। सेंट स्वीदिव्स कॉलेज, 21 अक्टूबर 1934। hindyaudiobook.com। प्रिय प्रोफेसर, ध्वस्त बेबिलास के अवशेषों में हाल ही में हुई खुदाई में मिले जो 5 मृदा पत्र आपने भेजे हैं, वे आपके पत्र के साथ ही प्राप्त हुए। मैं उन्हें देखकर मंत्रमुग्ध रह गया। मैंने उनकी पांडुलिपि का बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी नामक अपनी भाषा में अनुवाद करने में कई घंटे बिताए। मुझे आपके पत्र का तत्काल जवाब दे देना चाहिए था, परंतु मैंने जानबूझकर देरी की, क्योंकि मैं चाहता था कि अनुवाद का काम पूरा करने के बाद ही आपको पत्र लिखूं। मृदा पत्र बिना किसी क्षति के सुरक्षित पहुंच गए थे, क्योंकि आपने उन्हें बहुत अच्छी तरह पैक किया था और उस पर सुरक्षित तत्वों के पदार्थों का छिड़काव कर दिया था। इन मृदा पत्रों की कहानी से आप भी उतने ही हैरान रह जाएंगे जितना कि हम लोग प्रयोगशाला में हुए थे। अतीत की इस धूमिल छाया से हम रोमांस की उम्मीद करते हैं, जैसे अरेबियन नाइट्स, परंतु इसमें देवेजित नामक अमीर आदमी अपनी कर्ज की समस्या के बारे में बताता है। इन मृदा पत्रों को पढ़कर हमें यह एहसास होता है कि हमारी दुनिया की परिस्थितियां 5000 साल में उतनी ज़्यादा नहीं बदली है जितना हम सोचते हैं। यह अजीब है, परंतु इन पुराने मृदा पत्रों के कारण मैं पसोपेश में पड़ गया हूँ। कॉलेज का प्रोफेसर होने के नाते मुझे ज्ञानी माना जाता है, जिससे अधिकांश विषयों पर ठीक ठाक ज्ञान होता है। बहरहाल, इन मृदा पत्रों में बेबीलोन के खंडहरों में दफन एक आदमी कर्जवान युवाओं को एक रास्ता सुझाता है, जैसा मैंने पहले कभी नहीं सुना। मैं कहता हूं कि यह बहुत ज़बरदस्त है। मेरी दिलचस्पी यह साबित करने में है कि प्राचीन बेबीलोन का ज्ञान उतनी ही अच्छी तरह आज भी काम कर सकता है। मिसिस भुजबेटी और मैं इस योजना पर काम करने की योजना बना रहे हैं, ताकि हमारी आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हो सके। आपके सफल अभियान पर मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपकी और मदद करने के किसी और अवसर का उत्सुकता से इंतजार करता रहूंगा। आपका अल्फ्रेड एच श्रूजबेरी, पुरातत्व विभाग। पहला मृदा पत्र। आज पूर्णिमा है। मैं देवेजुरु हूँ। सीरिया में गुलाम की जिंदगी बिताने के बाद मैं हाल ही में अपने शहर लौटा हूँ। मैंने संकल्प लिया है कि मैं अपने सारे कर्ज चुका दूंगा और बेबीलोन के अपने पैतृक शहर में संपन्न बनकर दिखाऊंगा। मैं मृदा पत्रों पर अपनी परिस्थितियों का स्थायी रिकॉर्ड लिखना चाहता हूँ, ताकि मुझे अपनी प्रबल इच्छा को पूरा करने में मार्गदर्शन और सहयोग मिले। मेरे अच्छे मित्र साहूकार मैथन की समझदारीपूर्ण सलाह के अनुसार मैं एक निश्चित योजना पर चलने का संकल्प कर चुका हूँ। उसका कहना है कि यह योजना किसी भी व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति दिला सकती है और उसे संपन्न तथा सम्मानित बना सकती है। इस योजना के 3 उद्देश्य हैं, जिन्हें मैं चाहता हूँ और जिनकी मैं आशा करता हूँ। पहला, यह योजना मेरी भावी समृद्धि सुनिश्चित करती है, इसलिए मैं अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा अपने लिए अलग रख दूंगा, क्योंकि मैथन ने समझदारीपूर्वक यह कहा था, जो व्यक्ति अपने पर्स में सोना और चांदी रखता है जिसे खर्च करने की उसे जरूरत नहीं है, वह अपने परिवार के प्रति प्रेमपूर्ण और सम्राट के प्रति वफादार होता है। जिस व्यक्ति के पर्स में तांबे के कुछ सिक्के ही होते हैं, वह अपने परिवार और सम्राट के प्रति उदासीन होता है, परंतु जिस व्यक्ति के पर्स में कुछ नहीं होता है, वह अपने परिवार के प्रति निर्दयी और अपने सम्राट के प्रति दगाबाज होता है, क्योंकि उसका हृदय कटुता से भरा होता है। इसलिए जो व्यक्ति सफल होना चाहता है, उसके पर्स में धन खनकना चाहिए, ताकि उसके हृदय में अपने परिवार के प्रति प्रेम और अपने सम्राट के प्रति वफादारी हो। दूसरी बात, यह योजना सुनिश्चित करती है कि मैं अपनी अच्छी पत्नी के खर्च पूरे करूंगा और उसके लिए वस्त्र खरीदूंगा, क्योंकि वह वफादारी के साथ अपने पिता के घर से मेरे पास लौटी है। मैथन ने कहा है कि वफादार पत्नी की अच्छी देखभाल करने से
मनुष्य के मन में आत्मसम्मान पैदा होता है, उनके उद्देश्यों में शक्ति आती है और उनके संकल्प में वृद्धि होती है। इसलिए मैं अपनी 70% आमदनी का इस्तेमाल घर, कपड़े और भोजन पर करूंगा। इसके अलावा मैं इसी आमदनी में अपना सामान्य खर्च चलाऊंगा ताकि हमारी जिंदगी में खुशियों की कमी न रहे। परंतु मैथन ने इस बारे में सावधानी बरतने को कहा है कि हमें इन अच्छे उद्देश्यों के लिए अपने 70% आमदनी से अधिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी में इस योजना की सफलता निहित है। मुझे 70% आमदनी में ही गुजारा करना चाहिए और कभी इससे ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। न ही मुझे कोई ऐसी चीज़ खरीदनी चाहिए जिसका भुगतान मैं अपनी आमदनी के इस हिस्से से न कर सकूं। दूसरा मृदापत्र। तीसरी योजना। इस योजना में यह बताया गया है कि अपनी आमदनी में से मैं अपना कर्ज कैसे चुकाऊं। इसलिए हर पूर्णिमा के दिन मैं अपनी महीने भर की कमाई में से 20% निकालकर उससे अपना कर्ज चुकाता हूं। जिन लोगों ने मुझे कर्ज दिया है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, इसलिए मैं सम्मानपूर्वक उनमें बराबरी से अपनी 20% आमदनी बांट लेता हूं। इस तरह समय के साथ मेरा सारा कर्ज उतर जाएगा। मैं यहाँ पर हर उस व्यक्ति का नाम लिख रहा हूँ जिसका मैं कर्जदार हूँ। साथ ही मैं यह भी लिख रहा हूँ कि मैंने किस व्यक्ति से कितना कर्ज लिया है। फेहरू, बुनकर, चांदी के 2 सिक्के, तांबे के 6 सिक्के। सिंजार, फर्नीचर बनाने वाला, चांदी का 1 सिक्का। अहमर, मेरा दोस्त, चांदी के 3 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। जेंकार, मेरा मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे के 7 सिक्के। अस्कामिर, मेरा मित्र, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 3 सिक्के। हेरिंजिर, आभूषण बनाने वाला, चांदी के 6 सिक्के, तांबे के 2 सिक्के। डायरबेकर, मेरे पिता के मित्र, चांदी के 4 सिक्के, तांबे का 1 सिक्का। अलकाहद, मकान मालिक, चांदी के 14 सिक्के। मैथन, साहूकार, चांदी के 9 सिक्के। बीरेजिक, किसान, चांदी का 1 सिक्का, तांबे के 7 सिक्के। यहाँ से मृदापत्र क्षतिग्रस्त था, पढ़ा नहीं जा सका। तीसरा मृदापत्र। इन कर्जदारों को मुझे कुल मिलाकर चांदी के 119 सिक्के और तांबे के 144 सिक्के चुकाना है। चूंकि मुझ पर इतना भारी कर्ज चढ़ा था और उसे चुकाने का मुझे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए मूर्खतावश मैंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया और अपने पैतृक शहर को छोड़कर आसान दौलत की तलाश में प्रदेश चला गया। बहरहाल वहां पर मैं संकट में फंस गया और गुलाम बन गया। अब जब मैथन ने मुझे दिखा दिया है कि अपनी कम आमदनी के बावजूद मैं अपना कर्ज कैसे चुका सकता हूं, तो मुझे यह एहसास होता है कि अपनी फिजूल खर्ची के परिणामों से भागना मेरी बहुत बड़ी मूर्खता थी। इसलिए मैं उन लोगों के पास गया जिनसे मैंने कर्ज लिया था। मैंने उन्हें बताया कि मेरे पास कोई संपत्ति या जायदाद नहीं है जिससे मैं उनका कर्ज चुका सकूं। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सिर्फ कमाने की क्षमता है और मैं अपनी आमदनी का 20% हिस्सा कर्ज चुकाने में लगाऊंगा। मैं पूरी ईमानदारी और बराबरी से अपने कर्ज चुकाऊंगा। मैं कर्ज चुकाने के लिए 20% से ज़्यादा आमदनी का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर वे धैर्य रखें तो समय के साथ मैं पूरा कर्ज चुका दूंगा। अहमर को मैं अपना सबसे अच्छा मित्र समझता था, परंतु उसने मुझे भला बुरा कहा और मेरा अपमान किया। बिरेजिक नामक किसान ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं सबसे पहले उसका कर्ज चुकाऊंगा क्योंकि उसे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यह योजना सुनकर मकान मालिक अलकाहद बहुत गुस्सा हो गया और उसने साफ कह दिया कि अगर मैंने जल्दी से उसका कर्ज नहीं उतारा तो परिणाम बहुत बुरा होगा। बाकी सबने खुशी खुशी मेरे प्रस्ताव को मान लिया। इसलिए अब मैं इस योजना पर अमल करने के लिए पहले से ज़्यादा संकल्पवान हूँ। अब मुझे विश्वास हो चुका है कि कर्ज चुकाने से बचने के बजाय उन्हें चुकाना कहीं ज़्यादा आसान है। हालांकि मैं अपने कुछ कर्जदाताओं की आवश्यकताओं और मांगों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, परंतु मैं उन सब के साथ निष्पक्षता के साथ व्यवहार करूंगा। चौथा मृदापत्र। एक बार फिर पूर्णिमा है। मैंने कड़ी मेहनत की है। मेरी अच्छी पत्नी ने
कर्ज उतारने के मेरे इरादों में